सभी साथियों का हमारे YouTube परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और जो साथी पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं निवेदन करता हूं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, स्टेट ओपन का एग्जाम होने वाला है कल और उस पेपर से पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक बेहतरीन मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर रहेगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो भैया अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो तो आज इस मॉडल पेपर को पढ़ के जरूर चले जाना, आज इस मॉडल पेपर को पढ़ के जरूर चल जाना साथियों। चलिए साथियों शुरू करते हैं आपके सामने प्रश्न और आज की सीरीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है मैं वही प्रश्न करा रहा हूं भैया, ठीक है। हाँ, एक मिनट में किताब खोल लेता हूं आपके सामने। हाँ भाई, किताब खोल लीजिए जल्दी से। जो एग्जाम में प्रश्न बनेंगे अपन उन्हीं प्रश्नों करेंगे, ठीक है भाई, अपन उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है साथियों आज आपके सामने, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है साथियों, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो 3/5 हो तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है भैया, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। आपको दे रखा भैया साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अगर ये प्रश्न आता है तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हमें दिया गया है, आप लिखेंगे साथियों हमें दिया गया है। क्या दे रखा है भैया आपको? आपको दे रखा है भाई मेरा साइन थीटा बराबर 3/5। क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर 3/5। आप सभी को पता होगा साथियों साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है भाई मेरे? साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब अपॉन कर्ण। क्लियर हो गया? यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये आपको सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, ये सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। लंब की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, कर्ण की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आपको आधार ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा भैया? आधार ज्ञात करना होगा। आधार कैसे ज्ञात करेंगे? आधार हम ज्ञात करेंगे साथियों पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करेंगे भाई मेरे? पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां पर आधार निकालेंगे। तो चलिए साथियों, आधार निकालने का तरीका क्या होता है? आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई मेरे, जो भी कर्ण दे रखा है उसका स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को माइनस करेंगे। जो भी कर्ण दे रखा है उसके स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू आपको क्या दे रखे भाई मेरे? कर्ण की वैल्यू 5 दे रखे है, 5 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे। सभी को क्लियर दिख रहा है ना भैया? हाँ जी, चेक कर लो, सभी क्लियर दिख रहा है? चलिएगा, बिल्कुल यहां पर यही पैटर्न अपन लगाएंगे। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। तो यहां पर हम आधार के वैल्यू निकालेंगे। आधार की वैल्यू हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। आगे बढ़ जाएंगे साथियों, हमारे पास हो जाएगा 16 और यहां से निकालेंगे 4। यानी हमारे पास में लंब की वैल्यू 3 आ चुकी है, आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5 आ चुकी है। आपसे पूछा गया है टेन थीटा का मान ज्ञात करो। हम लिखेंगे भाई मेरे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साथियों लंब अपॉन आधार। देखो याद रखना, LAL लंब अपॉन आधार। क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। देखिए भाई लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? लंब की वैल्यू हमारे पास में है साथियों 3, आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारे पास में उत्तर हो जाएगा 3/4। कितना उत्तर हो जाएगा भाई मेरे? 3/4। सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? हाँ भाई फटाफट से जवाब दो, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है भैया? सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है? चलिए भैया अब बात करते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसा आ सकता है? प्रश्न संख्या 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसा आ सकता है? चलिए साथियों हम बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 आ सकता है साथियों आपके सामने, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको भैया माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
माध्य ज्ञात करना है तो आपको आंकड़े दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर सारणी दी जाएगी। मैं डायरेक्ट आपके सामने सारणी बना रहा हूं साथियों। यहाँ पर आपको सारणी दियोगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा x, और x का मान हमें दे रखा है, f का मान भी हमें दे रखा है। बिल्कुल मैं आपके सामने लिखता हूं साथियों। यहाँ दे रखा है 5, फिर दे रखा है भाई मेरे 9, उसके बाद दे रखा है 13, फिर दे रखा है 17, उसके बाद दे रखा भाई मेरे 21, और उसके बाद दे रखा भाई मेरे 25। यहां पर दे रखा भाई f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बारंबारता 3 5 12, 3 5 12। आगे दिया गया साथियों 8 7 5, 8 7 5। देखिए साथियों हमें यहां पर क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार के आपको बारंबारता सारणी दी होगी और उसमें हमें क्या ज्ञात करना होगा साथियों, उसमें हमें माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, अगर यहां पर आपके सामने x का मान एक वर्ग अंतराल में नहीं दे रखा है तो उस स्थिति में हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। उस स्थिति में हम माध्य ज्ञात करने के लिए सिंपल इसको f को x से गुणा करेंगे। सिंपल गुणा करेंगे भाई, अपन क्या करेंगे, सिंपल गुणा करेंगे। तो 3 को 5 से गुणा करने पर 15 आता है, 9 को 5 से गुणा करने पर 45 आता है, 12 को हम 13 से गुणा करेंगे तो साथियों 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156। 17 को 8 से गुणा करेंगे 136 आएगा। 21 को 7 से गुणा करेंगे साथियों 147 आएगा। इसी प्रकार 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई मेरे, 125 आएगा। अब हमें लिखना है साथियों यहाँ पर माध्य, क्या लिखना है, माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब एफ एक्स का आपको सभी का योग करना पड़ेगा और आपको फ्रीक्वेंसी का योग करना पड़ेगा, बारंबारता का योग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल हम माध्य निकाल लेंगे। सिंपल हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे भाई मेरे, माध्य निकाल लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के, हम सिंपल तौर पे इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए साथियों अगर अपन इन सभी को जोड़ेंगे तो मैं लिखूंगा 15 प्लस 45 प्लस 156 प्लस 136 प्लस 147 प्लस 125। इन सबको जोड़ेंगे और इसमें अपन डिवाइड करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5। इन सबको जोड़कर अपन डिवाइड करेंगे। चलिए साथियों हम जोड़ते हैं। तो हमारे पास में माध्य आ जाएगा साथियों, हमारे पास माध्य आ जाएगा साथियों x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अगर सिग्मा एफ एक्स की मैं सम ज्ञात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साथियों 633, और इसी प्रकार सिग्मा एफ की वैल्यू अगर मैं ज्ञात करूंगा साथियों मेरे पास आ जाएगा 40, और अब इसको जब काटेंगे साथियों तो हमारे पास में हो जाएगा लगभग 14.77। लगभग 14.77 हमारे पास आंकड़ों का क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। आंकड़ों का हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई मेरे, माध्य आ जाएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से बताइए भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया है भैया, चलिएगा। तो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल के पेपर में आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना साथियों। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों को। चलो भैया एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में प्रायिकता का। कौन सा क्वेश्चन आएगा साथियों, प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा भैया, प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए साथियों हम यहां पर लिखते हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन दे रखा एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रायिकता ज्ञात करो। आपको पासे को जब फेंका जा रहा है तो आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या 7 आएगी। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है साथियों संख्या 7 आएगी, प्रायिकता ज्ञात करो, संख्या 7 आएगी। ये पहला प्रश्न है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, एक पासे को जब फेंका जाता है, एक पासे को जब फेंका जाता है तो उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, उसकी हमें सिंपल तौर पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई प्रायिकता आपको कैसे ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है जब संख्या 7 आएगी।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब जब पासे की हम बात कर रहे हैं तो पासे में जो नंबर होते हैं जीरो से लेकर, पासे में जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो पासे में संख्या क्या होती है, पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी 7 तो संख्या ही नहीं होती है, 7 अंक तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में संख्या 7 आने की प्रायिकता हो जाएगी साथियों 0/6, हमारे पास हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी साथियों, 0। तो संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगी भैया, संख्या 7 आने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी, क्योंकि पासे में 7 संख्या नहीं होती, पासे में जो नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, बस यही नंबर आपके सामने लिखे होते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल सही जवाब है। चलो भैया आगे सभी साथियों के समझ में। चलो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन बन सकता है साथियों माध्य ज्ञात करो। देखिए भाई मेरा माध्य आपको आता है तो मैंने करवा दिया, अब माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि माध्य ज्ञात करेंगे, यानी एग्जाम में आपको आंकड़े दिए होंगे और आंकड़े देकर आपको माध्य पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है साथियों, मैंने आपके सामने लिखा है 5, उसके बाद लिखा साथियों 12, उसके बाद लिखा मैंने आपके सामने 16, फिर लिखा आपके सामने 18, फिर मैंने आपके सामने लिखा साथियों 20, फिर लिखा मैंने आपके सामने 25 और फिर आपके सामने नंबर दिया 1 मिनट 10। देखिए मान लीजिए ये आपके पास संख्या है, मैं इसका माध्य निकालना चाहता हूं। मैं केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, केवल पेपर पर आधारित जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं साथियों। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है माध्य ज्ञात करना। सबसे पहले आपको आंकड़े दे रखे तो इनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। कौन से क्रम में जमाना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। कौन से क्रम में जमाना पड़ेगा भाई मेरे, इसको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या 5, 5 से बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है 10, 10 से बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है 12, 12 से बड़ी संख्या है 16, 16 से 18, 18 से 20 और 20 से 25। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाया। सबसे पहले अपन ने किसको जमाया, इसको आरोही क्रम में जमाया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 संख्या आपको दे रखे हैं, तो हमने 7 संख्याओं को आरोही क्रम में जमा दिया, छोटे से बड़े जमा दिया। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम बीच वाला नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं भाई, बीच वाला नंबर लेते हैं। तो यहां पर माध्यक हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहां पर जो माध्यक हो जाएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा साथियों, 16 इसका माध्यक हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 16 इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यक होता है बीच वाला नंबर, तो 16 इसका क्या हो जाएगा भाई मेरे, 16 इसका माध्यक हो जाएगा। हाँ भाई सभी को आ गया समझ में, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या। अगर आपसे पूछे कि माध्यक निकालना है तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें भैया, आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा, आप बिल्कुल इसी पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा, वहां आप माध्यक निकाल सकते हैं। क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या आ सकता है, अगर मान लीजिए हमें माध्यक निकालना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक ज्ञात करना है अगर संख्या आपको सम दे रखी है, बिल्कुल अगर संख्या आपको सम दे रखी है तो उनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मैंने लिखा 6, फिर लिखा 12, फिर आपको लिखा है 9, फिर लिखा मैंने आपके सामने 10, इसी प्रकार आगे लिखा साथियों 16, फिर आपके सामने लिखा भाई मेरे 28, आगे लिखा 25 13 15, 25 13 15 और आगे लिखा मैंने 17। देखो भाई अब मुझे अगर इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। कौन से क्रम में जमाएंगे, इसको आप आरोही क्रम में जमाएंगे भैया। कौन से क्रम में जमाएंगे, आप इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। देखो भाई आरोही क्रम में जमाते, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको देखने पर नजर आ रहा होगा साथियों, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास में 6। कौन सी भैया, 6। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 10। 10 से बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 13। 13 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 15। 15 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 16। 16 से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 17। और देखो भाई 17 से बड़ी संख्या कौन सी है,
17 से बड़ा जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है साथियों हमारे पास में 25, और फिर आपको नजर आ रहा है 28। तो ये 25 और ये लिखा मैंने 28, ये आपके सामने आरोही क्रम में, ये आपके सामने कौन सा क्रम हो गया, ये आपके सामने आरोही क्रम हो गया। बात क्लियर हो गई भाई सभी के, हमने यहां पर आरोही क्रम निकाल लिया। अब देखिए भाई मेरे थोड़ा प्रयास करना, इनको काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर हो गया। अब देखिए यहां आ रहा है भाई मेरा सम संख्या, क्या आ रही है, सम संख्या। तो सम संख्या का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सम संख्या का माध्य कैसे ज्ञात करें, सम संख्या का माध्य करना है n/2, n/2, यानी हम करेंगे 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, पांचवा पद प्लस हमें छठा पद लेना होगा और 2 का डिवाइड करेंगे। पांचवा पद कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 13 और 15 को लेना होगा, 2 का डिवाइड करेंगे, 13 + 15 डिवाइड करेंगे 2 का, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 28, 28 में डिवाइड करेंगे 2 का, आंसर हो जाएगा भैया 14। तो यहां पर माध्य क्या होगा, यहां पर माध्य हमारे पास में 14 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सभी को, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार का पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप ये पैटर्न लीजिएगा, बिल्कुल ये पैटर्न लेना, भूल कर भी मत भूलना भैया। क्लास एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य देखकर जाना, एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को अवश्य देखकर जाना, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हाँ भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, फटाफट से बताओ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो गुरुजी अगर मान लीजिए बारंबारता अंतराल आ गया तो फिर माध्य कैसे निकालेंगे, बिल्कुल भैया आ गया सभी साथियों के समझ में। हाँ भाई एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक और क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या मीनार पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है, किस पर आ सकता है, मीनार पर आधारित प्रश्न। अब देखिए साथियों अगर मीनार पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का आएगा, मीनार पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का आएगा वो भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, वो भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मीनार पर आधारित क्वेश्चन आएगा, एक मीनार जिसकी ऊंचाई, एक मीनार जिसकी ऊंचाई, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है और इसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण, इसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण, इसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो। देखिए भाई मीनार पर आधारित प्रश्न जनरली इस प्रकार का आपके एग्जाम में बन सकता है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में बन सकते हैं। ये प्रश्न जरूर नहीं कि हर एग्जाम में आएंगे आपके, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा इस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। तो क्वेश्चन दे रखा है एक मीनार है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर, आगे बोल रहे हैं इसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले मीनार की ऊंचाई दे रखी है, तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या दे रखी है भाई मेरे, मीनार की ऊंचाई h आपको दे रखी है 20 मीटर, आपको कोण कितना दे रखा है साथियों, आपको कोण दे रखा है 30 डिग्री, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है छाया की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, छाया की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये मीनार बना दी, ये मीनार बना दी, ऊंचाई आपको 20 मीटर दे रखी है और आपको छाया की लंबाई पूछा है, उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। कभी भी मीनार वाला प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है भाई मेरे, आप हमेशा टेन थीटा वाला पैटर्न यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, क्या होता है भाई मेरे, लंब अपॉन आधार। थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो आप लिखेंगे भाई मेरे टेन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री। लंब की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, आधार हमें पता नहीं, इसको x मान लेंगे। आप सभी को पता होगा साथियों टेन 30 का मान ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर आप देखोगे तो 1/√3 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा भाई मेरे 1/1√3, तो मैं लिखूंगा 20/x, इसको क्रॉस करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, मीनार की जो छाया होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 20√3 मीटर। कितनी हो जाएगी साथियों, 20√3 मीटर। हाँ भाई, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या, सभी साथियों के समझ में आ चुका है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इस प्रकार आपको करना होगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इस प्रकार आपको करना होगा। हाँ भाई, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया भाई सभी को, जल्दी से बताइए भाई, सभी को कंफर्म हो चुका है कि क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से बताओ भाई। हाँ भाई, कंफर्म हो गया सभी साथियों के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा साथियों, मीनार पर आधारित जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया, है ना, थोड़ा आप ध्यान रखना, इसी प्रकार का क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। और क्या बन सकता है मैं देख लेता हूं पेपर में। उतार सभी ने, जल्दी से उतार लीजिएगा भैया, फटाफट से, फटाफट से उतार लो भैया, फटाफट से उतार लीजिएगा। बिल्कुल, और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, और प्रश्न बन सकता है साथियों, सातवां हमारे पास में, गनाब, गनाब जिसकी लंबाई, गनाब जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, वे ऊंचाई, वे ऊंचाई 8 मीटर है। गनाब जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई है अपने पास में 8 मीटर, तो आपसे बोल रहा है तो गनाब का आयतन ज्ञात करो, तो गनाब का आयतन ज्ञात करो, तो गनाब का आयतन ज्ञात करो। बिल्कुल साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें गनाब का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, गनाब है जिसकी आपको लंबाई दे रखी है, गनाब है जिसकी आपको चौड़ाई दे रखी है, गनाब है जिसकी आपको ऊंचाई भी दे रखी है। तो आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, आपसे पूछ रहा भाई मेरे कि आपको पूछ रहा है कि आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, हमने एक गनाब के आकार की आकृति आपके सामने ड्रॉ कर दी है, ये गनाब के आकार की आकृति आपको सामने ड्रॉ कर दी है। गनाब जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर, अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं तो आपको दे रखा भैया 6 मीटर, और ऊंचाई की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा 8 मीटर। गनाब का आयतन क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, गनाब का जो आयतन होता है वो होता है भाई मेरे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है भाई मेरे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। गनाब का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास में 10 मीटर है, चौड़ाई हमारे पास में 6 मीटर है, ऊंचाई है 8 मीटर। 10 को 6 से गुणा करेंगे 60, और 60 को अपन 8 से गुणा करेंगे 6 48, 480 मीटर क्यूब। तो गनाब का आयतन क्या हो जाएगा, गनाब का आयतन हो जाएगा 480 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा भाई मेरे, 480 मीटर क्यूब। हाँ भैया, क्लियर हो गया, आ गया सभी साथियों के। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, फटाफट से बताइएगा, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई, कभी भी प्रश्न अगर एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन गनाब संबंधित पूछे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है साथियों 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आ सकता है साथियों आपके सामने, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि ज्ञात करो, वर्त की परिधि ज्ञात करो, जबकि वर्त की परिधि ज्ञात करो, वर्त की परिधि ज्ञात करो, वर्त की परिधि ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या, जबकि त्रिज्या
7 मीटर है। वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या क्या दे रखी है आपको 7 मीटर दे रखी है। देखिए साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दे रखी है, आपको वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दे रखी है, आपको परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि होती है भाई मेरे 2 पाई आर, वर्त की परिधि होती है भाई मेरे 2 पाई आर। तो 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होती है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में हो जाएगा साथियों 44 मीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो, जबकि आपके सामने बोल रहा है त्रिज्या है 7 मीटर। तो आप सभी को पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है। वर्त की जो परिधि होती है भाई मेरे, उसका पैटर्न होता है 2 पाई आर। वर्त की परिधि का पैटर्न क्या होता है भाई मेरे, 2 पाई आर आता है। अगर आपसे पूछ ले कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 154 मीटर²। तो हमें पूछा है वृत्त की त्रिज्या देकर परिधि तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम दिया जाता है साथियों, अगर हमें दिया जाता है कि त्रिज्या दे दी और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना साथियों, क्लियर हो गया। तो चलिए साथियों फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है क्या। हाँ भाई सभी को आ गया क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल भैया, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है मैं करवा देता हूं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 9 साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका केंद्र, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र बिंदु 2,0 तथा जो बिंदु 7-12 से, तथा जो बिंदु, तथा जो बिंदु 7, जो बिंदु 7-12 से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हमारा क्वेश्चन क्या बोल, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या जिसका केंद्र दे रखा 2 तथा जो कि बिंदु 7-12 से होकर गुजरती है। तो देखिए साथियों, अब आपको सिंपल डायग्राम याद रखना है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आपको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका केंद्र बिंदु, जिसका केंद्र है आपके सामने 2 और से होकर गुजरती है। तो यहां अपन ने 7 और 12 कंसिडर कर लिया, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा साथियों, हमने आपको अध्याय में पढ़ाया था दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं की मध्य की दूरी ज्ञात करने का पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ये मैंने आपको पढ़ाया था साथियों, शायद आपको याद होगा। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का पैटर्न होता है साथियों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ाया था ना पिछली क्लास में मैंने, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना, यही पढ़ाया था मैंने आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल हम इसी पैटर्न को यहां लागू कर देंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न को हम यहां लागू कर देंगे। तो हमारे पास में हो जाएगा साथियों 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए साथियों x2 - x1, x2 - x1 12 - 0 का होल स्क्वायर, -12 - 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे 169 और यहां से हो जाएगा हमारे पास 13। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 13 इकाई होगी। उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 13 इकाई। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या,
वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 13 इकाई होगी। वृत्त की जो त्रिज्या होगी भाई मेरे वो कौन सी हो जाएगी, 13 इकाई। ठीक है, एक बार समझिएगा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका केंद्र दे रखा है 2 0 तथा जो बिंदु 7-12 से होकर गुजरती। अब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने आपको एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और इसमें इसको केंद्र बिंदु ले लिया। केंद्र बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं 2 0 दे रखा है और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको 7-12 कंसिडर कर लिया। आपको मैंने पिछली क्लास पढ़ाया था दो बिंदुओं के मध्य की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे। तो x2 की वैल्यू है 7 - 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 12 - 0 का स्क्वायर करेंगे। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 169 और इसका रूट निकालेंगे 13। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो गया है, यहां तक सभी क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, उसमें और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। ठीक है भैया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। आयत जिसकी लंबाई आयत जिसकी लंबाई आयत जिसकी लंबाई 10 मीटर वे चौड़ाई 8 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, परिमाप ज्ञात करना है। देखो भाई ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आयताकार आकृति बना लो, लंबाई 10 मीटर कंसिडर कर लो और आपके पास चौड़ाई है 8 मीटर। आपको पता होगा आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता भाई मेरे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, आयत का परिमाप पूछे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई। याद रखिएगा, तो यहां लिखेंगे 2, लंबाई की वैल्यू है 10 है, चौड़ाई की वैल्यू 8 है, 2 × 18 हमारे पास हो जाएगा 36 और मीटर दे रखा है तो यहां लिखना मीटर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो पहले 10 क्वेश्चन आप ये ध्यान से पढ़ो, अगला एक और वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसमें 10 क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ठीक है भैया। हाँ, वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।